हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आप लोग अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में फ्रेश आइडियाज़ तभी आते हैं जब आपका मन स्वस्थ होता है। ठीक है? तो तन अच्छा तो मन अच्छा, और मन अच्छा तो एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा लाने का प्रोबेबिलिटी हाई। क्लियर है? तो देखो, आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका थोड़ा सा ब्लूप्रिंट समझते हैं हम लोग कि क्या होगा। ठीक है? पहली बात तो ये है कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना, जीएस सब्जेक्ट्स को, कोई सा भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग रैंडमली कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ना चालू कर देते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब तक आप लोग को एक सब्जेक्ट का कनेक्शन दूसरे सब्जेक्ट से नहीं पता रहेगा, आप लोग इफेक्टिवली उस चीज़ को रिटेन नहीं कर सकते हैं। और यही प्रॉब्लम होता है आप लोग को कब? जब आप लोग का बारी आता है रिटेंशन का, मतलब आपको इम्प्लीमेंट करने का बारी आता है किसको? अपने नॉलेज को मेंस के एग्जामिनेशन पे। प्रीलिम्स इज नॉट अ बिग डील। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप लोग को फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल के साथ में आंसर निकल के आ सकता है। वहाँ पे आपको आंसर दिया होता है ना? मतलब वो जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आंसर छुपा हुआ होता है, तो आपको रिकॉल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन जब ये बात आती है मेंस में लिखने की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको आंसर खुद से क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव वे क्या होगा कि हम लोग चीज़ों को अपने हिसाब से रेफरेंस दे के चले, हम लोग उसको अपने हिसाब से एक मतलब दे के चले, जिससे हमको क्या हो, उसको याद करने में आसानी हो। क्लियर है? तो आज का टॉपिक यही होने वाला है कि हम लोग चीज़ों को पढ़े कैसे कि हम लोग उसको ज़्यादा दिनों तक रिटेन कर सके, भूले बिना। क्लियर है? देखो, यहाँ पे एक लैडर दिख रहा है आपको, है ना? ये लैडर क्या है? ये है सब्जेक्ट का लैडर। कि एक सब्जेक्ट हम लोग चूज करेंगे, उसको दूसरे सब्जेक्ट का बेस बना के चलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट का बेस लेंगे, उसको तीसरे सब्जेक्ट का बेस बना के चलेंगे, तीसरे सब्जेक्ट का बेस लेंगे, उसको चौथे सब्जेक्ट का बेस बना के चलेंगे। ऐसे करके हम लोग सारे सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, और अंत में क्या होगा कि हमारा जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने सारी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ा हुआ है। इसलिए हमारा जो डायमेंशन है, 800 प्लस मार्क्स वाला जो वीडियो है वो जो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मेन थीम क्या था कि हम लोग को 800 प्लस मार्क्स लाने कैसे हैं, उसके पीछे बात की गई थी, है ना? मैं वो आपको लिंक भेज दूंगा, उसको आप लोग एक बार ही देख लीजिएगा अगर आपने देखा नहीं है तो, और चेक कीजिएगा कि क्या वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो रहा है या नहीं। क्लियर है? वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो वीडियो डाला था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, उसमें भी कहीं ना कहीं मैंने एक बेसिक रूल बनाया था। वो जो बेसिक रूल है, उस बेसिक रूल के थ्रू मैंने ये पूरा का पूरा जो एक्ट है, दैट इज 1773 से लेके 1947 तक जितना भी एक्ट है, उसको इफेक्टिवली इतना अच्छे से याद करके रखा है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने अपना रेफरेंस दिया था। क्लियर है? तो देखो, पहली बात तो ये कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीक्वेंस ज़रूरी है सब्जेक्ट का, क्या सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस हमारे लिए ज़रूरी है, क्या उस सब्जेक्ट का रेलेवेंस हमारे लिए ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों पे बात होगी। ठीक है? चलो, तो देखते हैं कि आज का बेसिक रूल क्या है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। क्लियर है? चलो ठीक है। देखो, पहला बेसिक रूल क्या है कि हमको सबसे पहले एक सीक्वेंस डिसाइड करना है कि मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, फिर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? याद रहेगा कैसे? मैं अपना सीक्वेंस बता रहा हूँ कि मैं कौन सा सीक्वेंस फॉलो करता हूँ, उसके पीछे बहुत डीप में बात करेंगे। थ्रू आउट द वीडियो हम लोग इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसीलिए आपका जो मेंस का सिलेबस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए अगर आपको अपने आंसर में, तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, जो मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, शायद आप लोग को भी हेल्प कर जाए। ठीक है? तो ये सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस के बाद में क्या होगा कि उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, मतलब उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछ रहे हैं, या फिर 40 मार्क्स के पूछ रहे हैं, 50 के पूछ रहे हैं, है ना? ये इंपॉर्टेंस हमको डिसाइड करना है। उसके बाद में रेलेवेंस, कि क्या वो हमारे सोशल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस रख रहा है। लाइक अगर हम लोग ऑफिसर बन जाते हैं तो क्या वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो हमारा कैसे काम आ सकता है, क्योंकि ये सोशल लाइफ जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू सेक्शन में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि
जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए इसीलिए जा रहे हैं ताकि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करो ग्राउंड लेवल पे तो वो नॉलेज आपका काम आए। क्लियर है? चलो ठीक है। दूसरा रूल क्या होगा कि मैं अब क्या करूँगा कि कोई सा भी टॉपिक जब पढ़ना चालू करूँगा, लाइक कोई सा भी सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा, लाइक कि मैंने जियोग्राफी स्टार्ट की, तो मैं रैंडमली सीधा 12th का बुक नहीं पढ़ने लगूंगा। 12th के बाद मैं 11th का पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर 6वीं क्लास का पढ़ ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए कि मैं अगर पढ़ूंगा तो अगर मुझे लग रहा है कि 6वीं क्लास से उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो मैं 6 से चालू करूँगा, 6 खत्म होगा उसके बाद 7th पे, 7th का 8, 9, 10, 11, 12 इस सीक्वेंस पे जाऊँगा मैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा स्कूल के बच्चों को बोला जाता है कि भैया अगर आप 6वीं क्लास में पढ़ रहे हो ना तो आप 6वीं क्लास के ही बुक को पढ़ो, आप 10वीं क्लास के बुक को मत उठा के पढ़ो, उसका नॉलेज लेके हमारे सामने मत आओ। क्यों? क्योंकि अभी आप उसको रट लोगे लेकिन बाद में जब आप लोग का एग्ज़ाम का बारी आएगा तो वो आपका नॉलेज आपके काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो टेक्निकलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और आपका जो रिटेंशन पावर है एट दैट स्टेज वो बहुत कम है ना। इस वजह से क्या बोला जाता है कि एक क्लास के बाद दूसरे क्लास का पढ़ेंगे आप लोग। क्लियर है? एक बार ट्राई करके देखिएगा इस सीक्वेंस को भी कि आप पहले क्लास 6 का बुक पढ़िए, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है? या फिर अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है तो 9, 10, 11, 12, है ना। हिस्ट्री के लिए भी सेम 6, 7, 8, 9, 10, 11। 9, 10th में एनसीईआरटी में वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में है जो कि मोस्टली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, तो इसलिए उसको स्किप कर सकते हो आप लोग। लेकिन आपको 6 to 8 तक का पूरा पढ़ना है और उसके बाद 11th एंड 12th। क्लियर है? याद रहेगा? चलो अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है इस सीक्वेंस को चुनने का कि मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ है। मेरी क्लैरिटी बढ़ गई है जब से मैंने इस सीक्वेंस को फॉलो किया है, लाइक कि जियोग्राफी, फिर मैं पढ़ता हूँ हिस्ट्री, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ पॉलिटी और उसके बाद मैं पढ़ता हूँ क्या, इकॉनमी। इस सीक्वेंस को फॉलो करने से मेरे को क्या हुआ है, एक क्लैरिटी बनी है कि ये डेवलपमेंट हुए कैसे हैं। ठीक। उसके बाद में एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ा है, इनका कोहेरेंस बढ़ गया मेरा, है ना। कि मुझे अगर हिस्ट्री में आंसर लिखना है तो मैं कहीं ना कहीं उसमें ज्योग्राफी का डायमेंशन ला सकता हूँ अब। वैसे ही मुझे अगर पॉलिटी का आंसर लिखना है तो मैं उसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर इकॉनमी लिखना है तो मैं पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों उसमें एडप्ट करके एक बेटर आंसर प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है? इससे क्या हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है मेरी। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली बता पा रहा हूँ चीज़ों को, है ना। कन्वे इजी हो गया है मेरा। इन्फॉर्मेशन है उसका एक लॉजिकल फ्लो बन रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है कि इकॉनमी का जब पेपर चल रहा है तो मैंने क्या किया कि उसमें सोसाइटी का एग्जाम्पल अननेसेसरी लगा दिया है, जबकि उसमें वो एग्जाम्पल नेसेसरी था भी नहीं। ठीक है? तो मुझे क्या हुआ है, एक लॉजिकल रीजनिंग पता चला है कि भैया अगर आपको इकॉनमी का आंसर देना है, लाइक कि अगर आपको मिनरल से रिलेटेड या फिर रिसोर्सेज से रिलेटेड आंसर लिखना है तो एनसीईआरटी पे एक लाइन लिखा हुआ था, आई रिमेंबर, कि क्लास 9th में मिनरल एंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर पे, कि रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि पब्लिक के लिए ईजी हो निकालना, उसको यूज़ करना और वो इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल हो। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है? तो ये एक लॉजिकल फ्लो डेवलप होता है। इसके अलावा कंफ्यूजन नहीं होगा, मिस इंटरप्रेट नहीं करोगे आप अगर एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट का सीक्वेंस सही से चूज करेंगे तो। क्लियर है? याद रहेगा? ये चीज़ें याद रखनी है हमको। ठीक है? अब देखो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, सारे सब्जेक्ट का डिमांड अलग अलग है। ठीक है? ये आप लोग को डायरेक्टली दिखेगा नहीं कहीं पे कि डिमांड अलग है क्या, लेकिन मैं आप लोग को डिमांड बताता हूँ कि कैसे है। ज्योग्राफी जो है वो मोस्टली लोकेशन से रिलेटेड है ना। लोकेशन जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। ठीक। सन के एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे लोकेशन पे वेरिएशंस है, मतलब वहाँ की टोपोग्राफी जो है, वहाँ का रिलीफ फीचर है, या फिर वहाँ पे वेजिटेशन जो है, वहाँ पे पेड़ पौधे जो है, वहाँ पे जो एनिमल रह रहे हैं वो अलग अलग हैं। हर जगह पे हर चीज़ें नहीं मिलती है। ठीक है? वैसे ही हिस्ट्री में क्या चाहिए हम लोग को, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हिस्ट्री में, कि कोई चीज़ हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या थी, कि वहाँ पे जब डेवलपमेंट जो हुआ है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुआ है, उसके पीछे का बेसिक डेवलपमेंट क्या था। लाइक कि अशोकन एम्पायर जब आया था, मौर्यन एम्पायर,
है ना। अशोका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब लोग जब रूल करने आए थे तो उससे पहले जो बैकग्राउंड क्रिएट हुआ था वो कैसा था, लाइक कि पद्मनंदा के पास में क्या था, महापद्मनंदा के पास बहुत सारी आर्मी थी, है ना। उसको फेड करने के लिए एक क्रॉप को प्रायोरिटाइज करना था, खिलाना भी तो होता है ना मिलिट्री को। इसलिए क्या किया था वहाँ उन लोगों ने, सेकेंड स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे। मतलब वो लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस आर्मी को भी फेड करने के लिए क्या कर रहे थे, अपना क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे थे। क्लियर है, याद रहेगा। ऐसे ही पॉलिटी में क्या जरूरी होता है, करेंट रेलेवेंस। मतलब क्या है कि हमारा जो जो भी हमने एक्ट बनाया है, ठीक है, कोई सा भी एक्ट प्रोड्यूस किया है, उस एक्ट का करंट रेलेवेंस क्या है। अगर वो आउटडेटेड है तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे, है ना। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के अंदर दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री में जब हम लोगों ने देखा था कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने जो क्या किया था, रूल किया था, जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने, उस टाइम पे उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया था, है ना। और उस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ। कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारा पॉलिटी का सेक्शन। यही चीज़ हम लोगों ने देखा था कौन से वीडियो में, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले में, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके पीछे 1773 से लेके जो 1947 तक का एक्ट था वो कैसे बदला था, क्या प्रायोरिटीज़ आई थी, वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड था। इस वजह से अगला सब्जेक्ट चूज करूंगा वो कौन सा होगा मेरा, पॉलिटी। ठीक है। अब एक वर्ड है कि इकोनॉमी इज अ गार्जियन ऑफ पॉलिटी, है ना। जिसके पास पैसा होगा उसी के पास पावर होगा, है ना। तो वो जो पावर हमने पहले दे दिया है तो उसको देखना पड़ेगा ना कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि इकोनॉमी में वो जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है या फिर जो व्यापार हो रहे हैं उन व्यापार को कैसे हैंडल किया जा रहा है, इस बारे में पढ़ेंगे। दैट्स वाई द फोर्थ सब्जेक्ट दैट आई विल चूज इज इकोनॉमी। क्लियर है। चलो अब इनको ना एक एक करके देखते हैं कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कैसे कनेक्टेड है। क्लियर है, चलो देखते हैं। पहले मैं क्या पढ़ रहा हूं, ज्योग्राफी। उसका मेन जो थीम है वो क्या है, लोकेशन बेस्ड है ना। किसी पर्टिकुलर लोकेशन का, पर्टिकुलर रीजन का कुछ पर्टिकुलर फीचर होता है ना। किसी लोकेशन का, लाइक कि इंडिया को ले लेते हैं हम लोग। इंडिया में क्या है, इंडिया जो है वो चारों तरफ से किसी ना किसी चीज़ से घिरा हुआ है। लाइक कि नदर्न साइड में हमारे पास हिमालय है और सदर्न साइड पे क्या है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है ना, समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये एक फिजिकल बैरियर था। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस ग्रो हो रहे हैं, कॉटन ग्रो कर पा रहे हैं, सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है ना। इस वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज यहाँ पे पहले तो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उनको दिखा कि कहीं ना कहीं खाइबर पास से होते हुए जो बाहर से इंट्रूडर्स आ रहे थे, लाइक कि पार्थियंस जो आए थे हमारे ऊपर अटैक करने, है ना। कनिष्क का एम्पायर आया था, वो भी किसके थ्रू आए थे, जो पहाड़ थे उसको क्रॉस करके, है ना। तो इनको भी पता चला कि भैया यहाँ पे कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, क्योंकि अरब ने यहाँ से नॉलेज उठाया और उन्होंने रोमन एम्पायर को दे दिया था, है ना। तो ये जो फीचर था ये थोड़ा सा टिपिकल था, जस्ट बिकॉज कि ये अलग अलग जगह से सराउंडेड था, बहुत अच्छा बैरियर था इसके पास। तो अंग्रेज़ों को क्या लगा कि भैया अगर यहाँ पे शासन हमने कर लिया तो हमारे ऊपर अटैक होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग थोड़ा लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि हमारे पास पावर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे रीजन को अक्वायर करके रख लेंगे जब तक हमारे ऊपर हमला ना हो। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, है ना, उस वर्ल्ड वॉर के पीरियड में ब्रिटिश एम्पायर को थोड़ा सा डर होना चालू हो गया कि भैया अब लग रहा है कि हमको तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो पैसिफाई करना चालू किए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजनल एडवांटेज की वजह से वो लोग 200 साल तक क्या किए, भारत पे राज कर पाए थे। क्लियर है। थर्ड वन इज अब पॉलिटी। पॉलिटी में स्पेसिफिक पावर डेवलप हो रहा है किस पे, पर्टिकुलर रीजन पे। लाइक कि ब्रिटिश एम्पायर जब डेवलप हुआ था, है ना, क्यों, क्योंकि वो सराउंडेड था। इसीलिए बोला जाता है ना कि कैपिटल जो होता है वो ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ वो दूसरे जगहों से बच के रह सके। यही वजह था कि पाटलिपुत्र और राजगृह दोनों के दोनों एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल बन के आए, क्योंकि वहाँ राजा रहता था
और उस राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी बाउंड्री थी, बैरियर बहुत अच्छे थे। लाइक कि गिरिव्रज बोला जाता है राजगीर को, है ना। वैसे ही पाटलिपुत्र को जल दुर्ग बोला जाता है। जल दुर्ग क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। इट इज़ वाटर फोर्ट। क्लियर है? स्पेसिफिक पावर रह रहा है, पर्सन या गवर्नमेंट उसके हिसाब से डेवलप होंगे वहाँ पे। लाइक कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उनका माइंडसेट था कि हमको कॉलोनी बनानी है, हमको यहाँ पे शासन करना है, हमको यहाँ पे रहना नहीं है ना। हमको यहाँ पे शासन करना है, इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। अगर हमने इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लिया फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्लियर है? अब इस कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनियल माइंडसेट, जो डेवलप हुआ वो था ट्रेड प्रेफरेंस, कि हमको क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ हमारी डिमांड है, कहाँ, यूरोप में या फिर ब्रिटेन में, और हमको ब्रिटेन से इंडिया में क्या चीज़ें भेजनी है। क्लियर है? ये ट्रेड प्रेफरेंस डेवलप हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कि ज्योग्राफी में बोला गया है कि क्या होता है, जो पॉपुलेशन है उसको जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। क्लोथिंग तो बाद की बात है, फूड और शेल्टर पहले चाहिए, है ना, रोटी और मकान। तो ये कहाँ पे मिलेगा? तो जो शेल्टर थे उसको बनाने के लिए जो केव बने थे, जैसे गुफाएं बनी थी, है ना, ये शेल्टर है। उनका मकान किस पे बना हुआ है? ग्रेनाइट रॉक्स के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री में आप लोग देखोगे थ्रू आउट द हिस्ट्री कि जो लोग रहना चालू किए हैं केव में, वो कहीं ना कहीं ग्रेनाइट रॉक्स के आसपास ही रह रहे हैं। इसीलिए हमको भीमबेटका के पास केव दिखता है। समझ में आ रहा है? अब खाने के लिए तो नर्मदा वैली, वैसे ही इंडस वैली, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लेन है, दोआब है। इस प्लेन और दोआब से क्या मिल जा रहा है हमको? फूड मिल जा रहा है और पानी मिल जा रहा है। खाना और पानी दोनों मिल गया, शांति से जी सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्री हिस्टोरिक और आईबीसी समझ में आ गया कैसे ही ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ऐसे ही हिस्ट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल कर रहा था, और पॉलिटी कैसी थी वहाँ की? कॉलोनियल टाइप ऑफ पॉलिटी, एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड पॉलिटी, है ना। तो हमने क्या सीखा कि भैया अगर हम लोग अच्छे से वेलफेयर स्टेट की तरफ कामना कर रहे हैं तो हमको पहली बात तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए जो यहाँ के लोगों की बातों को सुने, है ना। इसीलिए हमने क्या चूज किया? डेमोक्रेसी विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म क्यों चुना? क्यों? क्योंकि हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा था, दैट इज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो डेवलप ही हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू हमने सीखा चीज़ों को, तो हमारे लिए इजी इम्प्लीमेंटेबल है ना। अब हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं ला सकते थे, क्यों? क्योंकि हमने यूएसए से कुछ सीखा नहीं था, हमने यूएसए से के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था उस टाइम पे। समझ रहे हैं? इसीलिए जिससे सीखा है उसी से हम लोग अपना पावर इंप्लीमेंट करेंगे। दैट्स बिकॉज इट्स अ पॉलिटी। क्लियर है? हमको वेलफेयर स्टेट चाहिए था, हमारे पास पहले से नॉलेज था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम कैसे काम करता है, इसीलिए हमने जो अपने ऊपर सिस्टम लाया वो कौन सा था? पार्लियामेंट्री फॉर्म। क्लियर है? याद रहेगा। ऐसे ही अब इकॉनमी और पॉलिटी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? पॉलिटी, ब्रिटिश पॉलिटी कॉलोनियल बेस्ड, मतलब क्या था कि उन्होंने हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए रखा था। ठीक है, तो अब हम क्या सोचेंगे कि भैया कोई सा भी पावर, कोई सा भी हो वो, है ना, ब्रिटिश हो, यूएसए हो, रशिया हो, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को क्लोज रखेंगे, इकॉनमी को हम दूसरों से ना कुछ लेंगे ना कुछ उनको देंगे। कब तक? जब तक हमारे ऊपर वो बर्डन हट ना जाए कि हमको ओपन अप करना पड़ेगा। इसीलिए 1991 से पहले जो इंडियन इकॉनमी थी वो मोस्टली कैसी थी? क्लोज्ड इकॉनमी थी। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, चलो, तो यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, देखो, इस कनेक्शन को बताने के लिए, जस्ट बिकॉज कि मैं इस पूरे लेक्चर को और लंबा नहीं करना चाहता, आप लोग को एक थीम भेज रहा हूँ, दैट इज़ कनेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री और पॉलिटी,
पॉलिटी और इकॉनमी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इसके पीछे पूरा सा टेम्पलेट जो बना हुआ है वो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सीक्वेंस ज़रूरी है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करोगे ना तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 800+ मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ट्राई इट। मिलते हैं अगले फिर से लेक्चर पे। मोस्टली आई विल ट्राई टू अपलोड दैट लेक्चर ऑन मंडे इटसेल्फ। ठीक है, जो भी वीडियोस अपलोड होंगी दैट वुड बी ऑन मंडे ओनली। 6 बजे के बाद ही अपलोड होगा। मैं शेड्यूल करके रखता हूँ वैसे भी 6 बजे, तो जो भी वीडियोस आप लोग को मिलेंगी दैट वुड बी ऑन मंडे इटसेल्फ। क्लियर है, याद रहेगा। चलो, अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।